हाय। सो लास्ट टाइम हमने कॉन्वर्सेशनल एआई पाइपलाइन पूरी कर दी थी एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू नो ऑल अबाउट स्पीच सिग्नल्स। ठीक है, हम स्पीच सिग्नल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, दिस हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड अब स्पीच सिग्नल्स के बारे में पढ़ते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल ऑल द बेसिक नीड्स दैट यू नीड टू नो अबाउट स्पीच सिग्नल। ओके, तो बेसिकली स्पीच सिग्नल्स के बारे में सबसे पहले तो हम समझते हैं कि स्पीच सिग्नल होता कैसे। लाइक जो एक स्पीच सिग्नल होता है, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली साउंड वेव, राइट। एंड व्हाट इज़ अ वेव लुक लाइक, जस्ट एक रिकैप जो कर रखा है, इट इज़ साइनसॉइडल इन नेचर। ओके, एंड जो ये पार्ट है इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एंड एक वेव जो कंप्लीट होती है विद इन टाइम, दिस इज टाइम। ओके, एंड अगर हम 1/t कर देंगे दिस विल बिकम्स अ फ्रिक्वेंसी। सो फ्रिक्वेंसी जो सी होती है दैट इज़ इन इनवर्स सेकेंड और वी से इट एज हर्ट्ज। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक हैं अब स्पीच सिग्नल के बारे में। अच्छा, एम्पलीट्यूड डिफाइंस लाउडनेस, ठीक है, एंड जो हमारे पास पिच है दैट इज़ डिफाइंड बाय फ्रिक्वेंसी। ओके, सो अब हम इतना बहुत है, हम ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे इसके बारे में। यू कैन लर्न इन अ डिफरेंट वीडियो फ्रॉम समवेयर एल्स किसी स्पीच सिग्नल्स के बारे में एक्स्ट्रा। बट हम स्पीच सिग्नल्स की कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो हमारे इस पर्सपेक्टिव में यूज़ होगा जो हम ये स्पीच प्रोसेसिंग में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो स्पीच सिग्नल के बारे में हम सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि स्पीच सिग्नल क्या है। ठीक है, सो बेसिकली स्पीच सिग्नल इज़ अ सीक्वेंस of sound waves produced by the human vocal tract containing information about the spoken content. Okay, so this is speech signal and उसके अलावा लेटस हमने एक और चीज़ देखी दैट इज़ व्हाट इज़ अ वेव फॉर्म। सो जो हमारी वेव फॉर्म होगी स्पीच की दैट इज़ बेसिकली द रॉ ऑडियो सिग्नल विच इज़ टिपिकली रिप्रेजेंटेड एज अ टाइम डोमेन सिग्नल शोइंग एम्पलीट्यूड वेरिएशंस ऑफ अ टाइम। सो यही हम देखते हैं कि ये हमारा एम्पलीट्यूड का वेरिएशंस को हम स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम कि कितना ये एम्पलीट्यूड जा रहा है, राइट। इसके हम एम्पलीट्यूड्स को देखते हैं विदाउट टाइम की कैसे कैसे चेंज हो रहा है। जनरली स्पीच सिग्नल्स की जो टिपिकल रिप्रेजेंटेशन लोगों के दिमाग में रहती है दैट इज़ बेसिकली लाइक दिस। काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया, ऐसे नज़दीक, ऐसे लाइक तुम्हारे रिकॉर्डर्स वगैरह जो भी हैं यूज़ करते हो तो उसमें बेसिकली यही रहती है हमारी स्पीच की, जो भी हम देखते हैं कि लाइक ठीक है ऐसा रहेगा हमारे पास। एंड इसके अलावा हम कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करते हैं कि एक चीज़ जो हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे दैट इज़ बेसिकली सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग अगर हमने एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना अपने स्पीच सिग्नल को, क्योंकि यू कैन सी ये जो वेव फॉर्म है ये एनालॉग रहेगी। अब हमारे जो कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं लाइक, या फिर हम अपने डिजिटल फॉर्मेट में बोलते हैं कि स्टोर करना है हमने अपनी ऑडियो को, तो उस पर्टिकुलर केस में हम एक टर्म यूज़ करते हैं सैम्पलिंग। ठीक है, तो सैम्पलिंग बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसे हम कॉन्टिन्यूस से डिस्क्रीट जाते हैं एंड मतलब कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करते हैं। एंड एक होती है चीज़ नोन है सैम्पलिंग रेट। तो सैम्पलिंग रेट डिटर्मिन्स हाउ फ्रिक्वेंटली द सिग्नल इज़ मेजर्ड, लाइक कितने सेकंड्स के लिए हमने बोला कितने मिली सेकेंड्स को हम कन्वर्ट करें इनटू डिजिटल इतना ले रहे हैं। ठीक है, कि लाइक हम आगे चीज़ें पढ़ेंगे जब हम स्पीच सिग्नल्स को और ज़्यादा प्रोसेस करेंगे इन नेक्स्ट मॉड्यूल इंट्रोडक्शन के अलावा, बिकॉज दिस इज़ इंट्रोडक्शन तो मैं जस्ट हल्की फुल्की बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो डिटर्मिन्स हाउ फ्रिक्वेंटली द सिग्नल इज़ मेजर्ड। ओके, सो ये होगी हमारी सैम्पलिंग की बात। अब एक और चीज़ दैट आई लाइक टू डिस्कस इज व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोग्राम। ठीक है, अच्छा ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये थोड़ा समझ लेते हैं हम अच्छे से।
जो हमने ये टाइम डोमेन में हमने अपने सिग्नल को दिखाया है, व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इज़ डूइंग इन कि हम इसको लाइक पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ. अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज in a signal as it varies with time. ठीक है, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है जो भी हमारी फ्रिक्वेंसी. देखो, अगर तुम देखो अपनी स्पीच सिग्नल जो तुम टिपिकली देख रहे हो, इसके हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अगर एक पर्टिकुलर टाइम के अराउंड इसकी फ्रिक्वेंसी वेरी हो रही है, राइट. तो ये फ्रिक्वेंसी, इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ये जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू फ्रिक्वेंसी एंड टाइम के बीच में. ठीक है, कि हर एक टाइम के अराउंड कितनी कितनी फ्रिक्वेंसी में कैसा कैसा चेंज आ रहा है. ठीक है, और ये जो हमारे पास जनरेट होती है फाइनल एक पिक्चर जनरेट होती है यहाँ पर पूरी की पूरी, डैट इज़ नोन एज स्पेक्ट्रोग्राम. ठीक है, अब तुम बोले पॉइंट वाइज देखोगे फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करना, सो दैट इज़ नथिंग, दैट इज़ डिफरेंट. बट हम इसको डिस्क्रिटाइजेशन करते हैं, डिस्क्रीट लेते हैं कि इतने पर्टिकुलर पार्ट को देख लिया, इतने पर्टिकुलर पार्ट को देख लिया, और इस पर्टिकुलर पार्ट में कितना ये चेंज हो गया. ठीक है, लाइक फ्रिक्वेंसीज कैसे चेंज हो रही हैं. ये मैंने एक वेव फॉर्म ले ली, सॉरी. अगर मैं थोड़ा और जनरली बोलूँ, अगर इतना मोटा भी ले रहा हूँ मैं अपने टाइम फ्रेम को, तो इस टाइम फ्रेम में फ्रिक्वेंसीज कैसे चेंज हो रही हैं, तो मेरा एक सैम्पल ऐसे एक पूरा वगैरह लाइन बनेगी हमारे इसके क्या कहते हैं स्पेक्ट्रोग्राम के अंदर. तो इसमें मल्टीपल मैं ऐसे टाइम फ्रेम्स ले सकता हूँ, और ऐसे टाइम फ्रेम्स को अंदर मैं ऐसे स्पेक्ट्रोग्राम बना सकता हूँ कि अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे फ्रिक्वेंसी ऐसे बनाते बनाते पूरी पूरी लाइन. तो इसमें तुम्हारे पास एक स्क्वायर जनरेट हो जाएगा जिसके अंदर तुम्हारी फ्रिक्वेंसी और टाइम के बीच में एक एरिया डेवलप हो जाएगा. तो इसकी हम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं ऑनलाइन. ठीक है, सो इट इज़ गोइंग टू बी, हम देखने वाले हैं स्पेक्ट्रोग्राम, राइट. सो लेट अस सी व्हाट इज स्पेक्ट्रोग्राम. ओके, सो दिस इज़ अ टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेक्ट्रोग्राम. अगर ये देखो इस पर्टिकुलर एरिया के अराउंड देखो, तो ये जो सी इमेज है, अगर तुम देखोगे ये पर्टिकुलर इमेज में जो ऊपर वाला है दैट इज़ एम्पलीट्यूड एंड योर टाइम के बीच में ग्राफ, एंड दिस इज़ फ्रिक्वेंसी और टाइम के बीच में ग्राफ. सो नीचे वाला इज स्पेक्ट्रोग्राम. ओके, सो ये हो गया एक स्पेक्ट्रोग्राम का एग्जाम्पल. तो दिस इज़, ये बेसिकली हम करते कैसे हैं. अच्छा, फोरियर ट्रांसफॉर्म नाम की चीज़ होती है एक, तो हम इसके ऊपर शॉर्ट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाते हैं. इज अप्लाइड टू कन्वर्ट this amplitude time signal to a spectrogram. ठीक है, अब ये फिर फ्रिक्वेंसी और टाइम के बीच में आ जाएगा. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो मैंने पहले ही बता दी, तो जो आगे जाके दिक्कत ना है, जो हम आगे बात करने वाले हैं. तो आगे बात हम ये करने वाले हैं कि अब हमारे पास स्पीच सिग्नल है, तो स्पीच सिग्नल को एक्वायर कैसे किया जाता है. ठीक है, हाउ स्पीच सिग्नल इज एक्वायर्ड. सो स्पीच सिग्नल एक्वाइजेशन पढ़ने वाले हम कि ये कैसे होती है. सो व्हाट इज स्पीच सिग्नल एक्वाइजेशन. सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एंड कन्वर्टिंग स्पोकन लैंग्वेज इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल. ठीक है, हम क्या करेंगे, जो भी हमारा साउंड होगी या फिर स्पीच होगी उसको हम कैप्चर करेंगे और उसको हम एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कि वही बिट्स या फिर वो वी विल कन्वर्ट दिस एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल. तो बेसिकली होता कैसे है, मान लो हमारे पास कोई वॉइस है, ठीक है, जो आई, वो हमारा जो माइक्रोफोन है, ठीक है, दैट इज़ बिंग वो सेंसिटिव होता है, तो वो सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंगली उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है कि ठीक है, अब ये वो एनालॉग सिग्नल जनरेट करता है, एंड फिर एनालॉग यूजिंग कहते हैं सम DSP प्रोसेसर्स जो तुम्हारे इस एनालॉग को कन्वर्ट करेंगे इनटू डिजिटल फॉर्मेट. तो हमारी वहाँ पर सिग्नल की एक्विजिशन होती है स्पीकर के थ्रू. ठीक है, एंड फिर डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम में जाती है. ठीक है, जिसको डिजिटली कन्वर्ट करती है, और फिर तुम उसको अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ कर पाते हो. सो दिस इज़ हाउ स्पीच सिग्नल एक्विजिशन वर्क. ठीक है, वॉइस आई, माइक्रोफोन ने कैप्चर किया एंड उसको फिर एक्वायर किया, वो एनालॉग फॉर्मेट में होगी, फिर वो डिजिटल में हो जाएगी. अच्छा,
अब ये एनालॉग सिग्नल्स कैसे पकड़ते हैं, दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की अच्छा स्पीच को कैसे पकड़ना है यूजिंग एनालॉग वो सेंसर्स के थ्रू। तो वो पार्ट अलग है, तो हम वो नहीं कवर करेंगे, दैट यू कैन डू फ्रॉम अनदर वीडियो, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे एक डिजिटल सिग्नल बनता है। तो ये हमारे स्पीच सिग्नल एक्विजिशन की बात हो गई, ठीक है। अब हमारे पास स्पीच सिग्नल आ गया, ठीक है। हमारे पास स्पीच सिग्नल है डिजिटल फॉर्मेट में, वी हैव दिस स्पीच सिग्नल। अब ये स्पीच सिग्नल कैसा हो सकता है, ख़राब हो सकता है, मतलब कि इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो जैसे हमारे पास डेटा होता है एनएलपी के अंदर भी, तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो स्पीच सिग्नल की भी हम करते हैं एक तरह की प्री प्रोसेसिंग, ठीक है, बिफोर वी डू एनीथिंग विद दैट। हम कुछ भी इन्फ्रेंस निकाले स्पीच सिग्नल के लिए, उसकी हम स्पीच सिग्नल प्री प्रोसेसिंग करते हैं। ये पूरा पूरा मॉड्यूल भी हम अलग से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए वी आर हैविंग एन आइडिया कि क्या क्या कर सकते हैं स्पीच सिग्नल के साथ साथ, ठीक है। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डू विद द स्पीच सिग्नल इज फ्रेम सेगमेंटेशन। अब फ्रेम सेगमेंटेशन क्या होती है, देखो फ्रेम सेगमेंटेशन में क्या होता है, अगर मेरे पास ये स्पीच है, ठीक है, अब जैसे मैं अभी बोल ही रहा हूँ, ठीक है, अब मैं बीच में कभी कभी अटक अटक के बोल रहा हूँ, आराम आराम से बोल रहा हूँ कि हाँ टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो अगर मैं कॉन्टीन्यूसली एक बहुत बड़ी लाइन बोल दूँगा वो भी तुम्हें नहीं समझ आएगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी स्पीच सिग्नल होता है हम जनरली उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको सेगमेंट्स बना देते हैं स्पीच सिग्नल के, तो उसको हम फ्रेम सेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एक पार्ट बनता है इसको हम एक फ्रेम बोल लेंगे, ठीक है। तो ये हम फ्रेम सेगमेंटेशन करते हैं। जनरली क्यों किया जाता है, ताकि एक पर्टिकुलर साउंड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फोनीम्स, ठीक है, अब फोनीम्स को कैप्चर किया जाए, ठीक है। अब फोनीम्स क्या होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज हो जाता है। फोनीम्स इज लाइक sounds you make of an alphabet, sounds of an alphabet, right। अब ए को भी बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं, मैंने ए बोला, अ बोला, आ बोला, सो ये अलग अलग साउंड्स हैं। अब ये साउंड जो सी होती हैं, ये तीन अलग अलग जो साउंड्स मैंने बोली, दिस इज़ व्हाट वी कॉल फोनिम्स। तो इन फोनिम्स को कैप्चर करने के लिए ही, लाइक अलग अलग साउंड्स को कैप्चर करने के लिए ही हम सेगमेंटेशन करते हैं जनरली। अच्छा, हम ज़रूरी नहीं फोनिम्स ही कैप्चर करने हैं, हम कभी कभी वर्ड्स को भी डायरेक्टली कैप्चर करते हैं कि अच्छा पूरा का पूरा वर्ड कैप्चर कर लिया, या फिर हम पूरा का पूरा एक सेंटेंस भी कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। बट फॉर ASR सिस्टम्स वी जनरली लाइक ASR सिस्टम इज़ बेसिकली वही जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन। तो उसके लिए जनरली हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो फोनिम्स हैं हम इनको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तो जो हम पर्टिकुलर वो लैंग्वेज लाइक इस पर्टिकुलर फोनिम से हम उसको मैप कर सकें इनटू ए कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट। तो वर्ड और सेंटेंसेस बाद में हम करेंगे, ठीक है, लाइक वर्ड और सेंटेंसेस के भी है, लाइक डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन बट दैट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड। तो एकदम फ्रेम सेगमेंटेशन करते हैं। भाई कैसे करते हैं, ये अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, जिनमें से चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक फ्रेम सेगमेंटेशन हो गया, एक हमारे पास होती है विंडोइंग, ठीक है। अब विंडोइंग क्या होती है, अच्छा अब ये फ्रेम सेगमेंटेशन क्या होती है, ये फ्रेम सेगमेंटेशन ऐसे होती है, फ्रेम्स ऐसे बनाए जाते हैं कि ओवरलैप करें आपस में, ठीक है। लाइक ये पहला बनाया, ये दूसरा, फिर एक तीसरा बनाऊंगा, वो भी इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। लाइक ये पर्टिकुलर पार्ट देख रहे हो, दिस इज़ ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग की वजह से अगर तुम सिग्नल्स देखो तो तुम्हारे सिग्नल्स कुछ ऐसे से बनेंगे, राइट। एक ऐसे, एक हमारे पास ऐसे आया, ठीक, उसके बाद फिर ऐसे तीसरा वाला बन जाएगा, ठीक है, अलग अलग फ्रेम्स के हिसाब से, फिर से ये नीचे से ही जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमारे पास अलग अलग बनेंगे। तो ये जो सी ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, अगर तुमने मान लो अब इनको वापस में जोड़ना है आपस में, ठीक है, लाइक ये अगर तुम देखो यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसीज बहुत ज़्यादा हाईली स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, यहाँ पर तो चलो सही से शुरू हो गया, यहाँ पर भी सही से शुरू हो गया, लेकिन ये सिंस बहुत ज़्यादा हाई है स्टार्टिंग और एंडिंग, जो से एजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकते हैं। तो विंडोइंग जनरली क्या करते हैं, विंडोइंग में हम इन चीज़ों को स्मूदन आउट कर देते हैं यूजिंग फंक्शन, जनरली एक हैमिंग फंक्शन टाइप हम डिफाइन कर देते हैं, एंड उससे हम इनको मल्टीप्लाई करके इन एजेस को स्मूद आउट कर देते हैं। तो जो आगे स्पीच सिग्नल को प्रोसेस करना आसान है, जैसे ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत ज़्यादा वो है, तो हम इसको थोड़ा सा स्मूदन आउट कर देंगे और ये थोड़ा सा हम ऐसा बना देंगे, ठीक है। तो जो बाद में इसकी एक इंडिविजुअलिटी
वो हो सके, क्या कहते हैं, पकड़ी जा सके कि हाँ ये एक इंडिविजुअल साउंड है, ठीक है। अब इसके बारे में हम और अच्छी तरह पढ़ेंगे आगे जाके, अभी हम बाकी बातें करते हैं। ये हमने विंडोइंग के बारे में समझा, एंड इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास होती है दैट इज़ फीचर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब फीचर एक्सट्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है, फीचर एक्सट्रैक्शन में जो हमारे पास ये क्या कहते हैं, ये टाइम और एम्पलीट्यूड के बीच में हमारे पास ये जो ग्राफ बना है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने वो मेल स्पेक्ट्रोग्राम देखा था, राइट। अगर ये मेल स्पेक्ट्रोग्राम में अगर तुम इसको एनालाइज करना चाहो तो ये जो सी ऑरेंजिश से एरियाज हैं 4, राइट। तो ये जो एनालिसिस कर पा रहे हैं ना कि हम ये 4 पर्टिकुलर एरियाज में, हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ वर्ड्स बोले गए हैं, ये जो हमने कन्वर्जन भी की है इसको हम बोलते हैं फीचर एक्सट्रैक्शंस, कि हमने इसके कुछ ना कुछ फीचर्स निकाले हैं, ठीक है। एंड अब ये फीचर्स किस पर्टिकुलर कोई ना कोई वैल्यू में निकाले दिए जाते होंगे, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर वैल्यूज़ को जनरली फीचर्स को हम बोलते हैं, एक तो MFCCs होते हैं, ठीक है, दैट इज़ मेल फ्रिक्वेंसी कैप्स्ट्रल कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब ये मेल फ्रिक्वेंसी क्या है, एंड मेल स्टैंड्स फॉर मेलोडी, ठीक है, मेलोडी फ्रिक्वेंसी कैप्स्ट्रल कोफिशिएंट्स, इसके बारे में आगे बात करेंगे कि क्या है, और कुछ स्पेक्ट्रल फीचर्स या फिर पिच या फिर एनर्जी, ठीक है। अब स्पेक्ट्रल क्या चीज़ है इसके बारे में करते हैं आगे जाके बात। स्पेक्ट्रल फीचर्स, पिच या फिर एनर्जी, ये पर्टिकुलर फीचर्स को हम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये हमारे फीचर एक्सट्रैक्शन के अंडर आता है, और इनके अंदर भी हमारे पास अलग अलग तरह की प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। अब फीचर एक्सट्रैक्शन के साथ साथ हम एक और लगे हाथ एक और बात कर लेते हैं, दैट इज़ बेसिकली नॉर्मलाइजेशन। अच्छा, अगर हम नॉर्मल ML भी यूज़ करते हैं तो उसमें हम अपने डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं, राइट। अगर तुम्हारे स्पीच सिग्नल्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, राइट, तो वो भी दिक्कत दे सकता है। तो तुम अपनी स्पीच सिग्नल को नॉर्मलाइज करते हो इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जिसमें पूरे के पूरे उसको इक्वली इंपॉर्टेंस दे सके, राइट। पूरे के पूरे स्पीच सिग्नल में तुम इक्वल इंपॉर्टेंस दे पाओ हर एक पर्टिकुलर वर्ड को, ठीक है। क्योंकि कभी कभी मैं भी बहुत धीरे बोल सकता हूँ या फिर बहुत ज़्यादा ऊँचा बोल दूँगा, तो ये इसको नॉर्मलाइज करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम नॉर्मलाइजेशन भी प्रोसेस आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इस नॉर्मलाइजेशन के अंदर ही एक चीज़ होती है दैट इज़ वोकल ट्रैक्ट लेंथ नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अब वोकल ट्रैक्ट लेंथ नॉर्मलाइजेशन क्या मतलब हो गया इसका, अगर इसको मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। एक मान लो हमारे पास है स्पीकर A और एक है स्पीकर B, ठीक है। और स्पीकर A थोड़ा ठहरा वैसा सा कि हाँ उसकी जो सी फ्रिक्वेंसीज होंगी, मान लो उससे 3 स्पीच सिग्नल्स दिए हमें, ठीक है, और उनकी फ्रिक्वेंसीज कुछ ऐसी हैं 500 हर्ट्ज एंड 1500 हर्ट्ज एंड लेट अस से 2500 हर्ट्ज। और स्पीकर B is going to be 600 hertz, 1700 hertz and 2800 hertz। अब हम क्या करना चाह रहे हैं इसके अंदर कि हमारे जो स्पीकर A और स्पीकर B है, राइट, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, इन दोनों की जो सी फ्रिक्वेंसीज हैं उसको एक स्टैंडर्ड रेंज में लाना चाह रहे हैं, क्योंकि स्पीकर A बहुत स्लो बोल रहा है, हम ऐसा लगा लेते हैं, ठीक है, उसकी पिच थोड़ी लो है, एंड जो सा स्पीकर B इसकी पिच थोड़ी हाई है। तो हम इसको एक स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी रेंज में लाना चाह रहे हैं, तो जो ASR सिस्टम को ईजी हो समझना। लेट अस से द रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी फॉर आवर सिस्टम इज सेट टू बी F1, F2 or F3R. This is given as 550 hertz, 1600 hertz and 2600 hertz, राइट। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इनको एक स्टैंडर्ड रेंज में लाना चाह रहे हैं। तो हम बेसिकली ये पता करना चाहेंगे कि स्पीकर A और स्पीकर B, ठीक है, ये आपस में कितने कितने स्केल कर रहे हैं, लाइक उनकी जो ये पर्टिकुलर रेंज है साउंड्स स्पीच सिग्नल की, इसका स्केलिंग फैक्टर क्या है। स्केलिंग फैक्टर हम निकालते हैं, अच्छा मैं निकाल ही देता हूँ, एक बार कन्फ्यूजन हो रही है थोड़ी सी। तो क्या कर सकते हैं हम जो भी हमारे पास ये रेफरेंस फ्रिक्वेंसी है इसको डिवाइड कर देंगे उसकी करंट फ्रिक्वेंसी के साथ, जो भी स्पीकर की फ्रिक्वेंसी है, करंट फ्रिक्वेंसी नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं लेट अस से स्पीकर की फ्रिक्वेंसी। एक मिनट, हम बोल देते हैं स्पीकर की फ्रिक्वेंसी, हम उसके साथ इसको कर देंगे डिवाइड। सो इट इज़ गोइंग टू बी 550 डिवाइडेड बाय 500, राइट। सो ये जो स्केलिंग फैक्टर निकलेगा दिस इज़ फॉर आवर फर्स्ट फ्रिक्वेंसी रेंज,
राइट, दिस स्केलिंग फैक्टर हम स्पीकर ए के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्पीकर बी होगा, राइट। यहाँ पर स्पीकर अगर हम इसका भी निकालें स्केलिंग फैक्टर, सो इट इज़ गोइंग टू बी 600 डिवाइडेड बाई 500। सिमिलरली हम बाकी के दो भी निकाल सकते हैं फॉर बोथ द स्पीकर्स। एक बार जल्दी जल्दी लिख देते हैं इनकी वैल्यूज़। सो इट इज़ गोइंग टू बी 1600 डिवाइडेड बाई 1500, ठीक है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 2800, दिस इज़ 2800, एक 2600 है, सॉरी, दिस इज़ 2600 divided by your value of 2500 which is given to be of this, right। एंड सिमिलरली यहाँ भी निकल ही जाएंगी हमारी वैल्यूज़। तो एक तो हमारे पास हो गया 1600 डिवाइडेड बाई 1700 और एक हमारे पास हो गया 2600 डिवाइडेड बाई 2800। तो इससे हमारे पास स्केलिंग फैक्टर्स आएंगे। अब हम क्या करेंगे, इन स्केलिंग फैक्टर्स को जो भी हमारे स्पीकर ए की आगे से साउंड वेव्स आएंगी फॉर द फर्स्ट 3 साउंड वेव्स, पहली दूसरी तीसरी, उसको पहली वाले को स्केलिंग टू थर्ड सेकंड एंड थर्ड, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। लाइक हाँ, इसमें हम ये एजम्पशन ज़रूर ले रहे हैं कि हम उसकी 3 सिग्नल्स को ही हमने प्रोसेस किया, और यहाँ पर भी लाइक हम 3 सिग्नल्स के कॉरस्पॉन्डिंगली कर रहे हैं। तो ये पहले 3 सिग्नल्स के लिए ये किया, फिर अगले 3 सिग्नल्स के लिए भी ऐसे ही कॉन्टीन्यूसली इनको इस पर्टिकुलर स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो उससे क्या होगा, हमारी जो वैल्यू होगी वो स्पीकर और स्पीकर बी की वो नियरली नॉर्मलाइज हो जाएगी टू अ रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी दैट वी हैव, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है वोकल ट्रैक्ट लेंथ नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। ये ज़रा कुछ खास नहीं है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल आया था तो बता दिया मैंने पेपर में। तो बेसिकली मैं एक बार बता भी रहा हूँ, हम इसके बाद बस एक ही प्रोसेस स्टेप करेंगे कि ये 500 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया स्केलिंग फैक्टर 1 जो भी हमारा स्पीकर एक है, राइट। तो उससे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर दूसरे वाली के लिए सिमिलरली 1500 इंटू स्केलिंग फैक्टर ऑफ 2, तो वो सेम बात हो गई। अब इसके बाद हमारे पास आगे बात आती है, दैट इज डायनेमिक रेंज कंप्रेशन। अब क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमारी जो सी इतना बड़ा बड़ा एम्पलीट्यूड्स गए हुए हैं वॉइस के, उसको हम थोड़ा कॉम्प्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज हम लाउडनेस को कम वो करना चाह रहे हैं। अच्छा, पिछली चीज़ में देखा हमने पिच को कंट्रोल किया, अब इसमें हम क्या कंट्रोल करना चाह रहे हैं, एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करना चाह रहे हैं अपने उसकी। तो उसके लिए हम बस एक कंप्रेशन रेशो डिफाइन करते हैं कि हमारे पास ये पर्टिकुलर कंप्रेशन रेशो रहेगी कि अच्छा इतनी है, तो हम इतने लाइक कंप्रेशन रेशो इज़ बेसिकली ओरिजिनल टू रिक्वायर्ड या फिर डिज़ायर्ड, जो भी हमारी सिग्नल की रहेगी। एक कंप्रेशन रेशो डिफाइन करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम डायनेमिक रेंज कंप्रेशन परफॉर्म कर देंगे। इसके अलावा हम कुछ थ्रेशोल्ड भी रखते हैं कि अच्छा अगर हमारे स्पीच सिग्नल का इस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से कम रहेगी वैल्यू, तो हम डायनेमिक रेंज कंप्रेशन रेशो उसके ऊपर नहीं काम करेगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल ही लेते हैं अगेन। अब मान लो हमारे पास स्पीच सिग्नल की इंटेंसिटीज़ दे रखी हैं, दिस इज स्पीच सिग्नल इंटेंसिटीज़ विच इज़ इन डेसिबल्स, ओके। तो -30, -20, -15, -12, -8, -5, -3, 0, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 15 एंड 18 एंड 20। अब हमें कंप्रेशन रेशो दे रखी है एज 2:1 एंड थ्रेशोल्ड दे रखा है -10 डेसिबल्स। सो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, हमें सिंस थ्रेशोल्ड -10 डेसिबल से कम बोल रखा गया है, तो हमारे पास ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई फ़र्क नहीं, ठीक है, मतलब कि सेम आंसर, क्योंकि -10 से नीचे हमें डायनेमिक रेंज कंप्रेशन हमने कंप्रेस नहीं करना अपने स्पीच सिग्नल को। अब उसके बाद ये जो बाकी वैल्यूज़ हैं इन्होंने कंप्रेशन रेशो, मतलब कि अगर वो स्पीच सिग्नल 2 टाइम्स है तो आगे वाली को उसके 1 टाइम कर दो। यानी कि हम ये क्या बोल सकते हैं, हमारा अगर ओरिजिनल सिग्नल 2 टाइम है तो करंट वाला हमें 1 टाइम्स चाहिए, तो हम यहाँ बोल सकते हैं अगर ओरिजिनल सिग्नल 1 टाइम्स है तो हम उसको हाफ कर देंगे। तो मतलब कि हमें हाफ ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल चाहिए, तो हम हाफ करते जाएंगे वैल्यूज़ को, दैट इज़ गोइंग टू बी आवर आंसर, राइट। 1 2 अब ये 5 है, राइट। सो दिस इज़ 2.5 4 5 6 एंड 7.5 9 एंड 10। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ फाइनल आंसर फॉर योर डायनेमिक रेंज कंप्रेशन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, तो दैट्स व्हाई आई वाज कंप्लीटिंग दिस ऑल, राइट।
अच्छा, अब हम अच्छी बात करते हैं थोड़ी, ठीक है। ये तो चलो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो होती रहती हैं, लाइक ठीक है, करनी ही है। अब इसके अलावा हमारे पास एक बात आती है, दैट इज़ नॉइस रिडक्शन। अब ये है कुछ इंटरेस्टिंग कि अगर अच्छा, अब हमारे स्पीच सिग्नल में नॉइज़ तो हो गया, अब नॉइज़ को कैसे एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि यू माइट बी वीडियो एडिटिंग एंड स्टफ लाइक दैट, नॉइज़ आती है, बैकग्राउंड नॉइज़ भी आती है, तो बैकग्राउंड नॉइज़ को कैसे एलिमिनेट करते हैं, तो वो भी हमें नॉइज़ को रिड्यूस करने पड़ता है, ठीक है। एंड नॉइज़ रिडक्शन के भी कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ होता है, जैसे एक होता है स्पेक्ट्रल सब्ट्रैक्शन नाम से, ठीक है। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग थिंग्स। एक वीनर फिल्टरिंग होता है, ठीक है, एंड एक हमारे पास अडेप्टिव फिल्टरिंग होता है। ये कुछ मेथड्स होते हैं जिससे हम अपने नॉइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं इन स्पीच, ठीक है। एंड सिमिलरली हमारे पास होती है साइलेंस रिमूवल। अच्छा, अगर हमारे यहाँ पर साइलेंट है कहीं पार्ट्स में स्पीच में, ठीक है, वी वांट टू रिमूव द साइलेंस आउट ऑफ द स्पीच, क्योंकि वो हमारे लिए यूजलेस है। लाइक बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर ये वो यूजलेस हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, हम ASR सिस्टम्स की लगा देते हैं, ठीक है, कि अब काफ़ी बंदा शांत है तो हमारा मॉडल क्यों ही उसको प्रोसेस करे। हाँ, जब जहाँ पर हमें टाइम स्टैम्प्स निकाल लगाने हैं तो वहाँ पर तो इंपॉर्टेंट है वो बात कि हाँ ठीक है, इतनी देर साइलेंस है तो ओके, उसको हम प्रोसेस कर लें। लेकिन जहाँ पर हमें जस्ट एक जैसे समरी जनरेशन करनी है हमें, राइट, इसी लेक्चर की जो भी मैं बोल रहा हूँ, राइट, इसके लिए मेरे को नोट्स बनाने हैं, तो मैं ये नहीं देखूंगा मैं कितनी देर साइलेंट रहा इसके बीच में, तो उसके लिए मैं साइलेंस रिमूवल करूँगा। और एक और चीज़ होती है, डेट इज़ प्री एम्फेसिस फेस। अब प्री एम्फेसिस क्या होता है? प्री एम्फेसिस में कोई कभी कभी ना ऐसे होते हैं कि जैसे हमारे यहाँ स्पीच सिग्नल्स भी है ना, तो जो लो फ्रीक्वेंसीज वो होते हैं ना, एरियाज। अच्छा, जब हम अच्छे से इसको क्या कहते हैं, MFCCs मेल स्पेक्ट्रोग्राम वगैरह बनाएंगे तो हम देखेंगे इस लो सिग्नल वाले एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है। और ये हाई फ्रीक्वेंसी वाले एरियाज़ को जिसकी वजह से कंप्रेस कर जाती है एनर्जी, उसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं ASR सिस्टम्स में, ठीक है, बाद में देखेंगे। तो हम क्या करना चाह रहे हैं प्री एम्फेसिस फेज में कि हम अपने हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को बूस्ट आउट करना चाहते हैं कि अच्छा ये वैल्यूज़ बूस्ट हो जाएं और बूस्ट हो जाएं, ठीक है, कि इसमें भी एनर्जी हम घुसा दें जिससे ये इसके साथ compete कर पाए। ये जो छोटे छोटे इसके एक एनर्जी है यहाँ पर हम बूस्ट कर देते हैं इसको सच दैट कि हमारी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। तो दिस इज़ व्हाट इज़ डन इन प्री एम्फेसिस फेज। ये प्री एम्फेसिस फेज क्यों किया जाता है? इससे हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है, जो भी हम बनाते हैं आगे जाके मेल स्पेक्ट्रोग्राम, एंड नॉइस रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि अगर यहाँ से एनर्जी से अगर यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान जाएगा और नीचे वाले पर नहीं जाएगा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं हमारे जो फीचर भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं MFCCs वो भी अच्छे ही निकलते हैं आगे जाके, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ इस पर्टिकुलर एक वीडियो में, तो थोड़ा सा मतलब कि दिमाग खराब हुआ होगा, मतलब कि इसको दोबारा देखना तो समझ आएगी चीज़ें, ठीक है। मतलब कि ईजी नहीं है स्पीच प्रोसेसिंग, अगर तुम पहली बार स्पीच के बारे में पढ़ रहे हो तो दिस इज़ गोइंग टू बी ऑल न्यू फॉर यू, ठीक है। अच्छा, एक बार मैं सेगमेंटेशन और विंडोइंग को और थोड़ा छेड़ना चाह रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि उसकी सिंस डिफरेंस भी कभी कभी पूछ लिया जाता है तो एक बार मैं डिफरेंस भी लिख रहा हूँ सेगमेंटेशन और विंडोइंग का, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं सेगमेंटेशन में, हम अपने कॉन्टीन्यूस ऑडियो सिग्नल को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू स्मॉलर एंड मीनिंगफुल यूनिट्स में, ओके। एंड विंडोइंग में क्या करते हैं हम क्या करते हैं, हम ये एक टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं इन स्पेक्ट्रल एनालिसिस टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्पेक्ट्रल लीकेज। अब ये दो टर्म्स है जो स्पेक्ट्रल एनालिसिस और स्पेक्ट्रल लीकेज, इसके बारे में चलो बात करते हैं कि स्पेक्ट्रल एनालिसिस और स्पेक्ट्रल लीकेज क्या होता है, ठीक है। अच्छा, स्पेक्ट्रल लीकेज के बारे में बात करते हैं क्या होता है। अच्छा, ये मैंने क्या बोला कि अब अगर तुम्हें याद हो मैं जब विंडोइंग बता रहा था तो जब हम इसके सेगमेंट्स बना देते हैं तो ये जो एकदम इतना हाई गया ना ये एम्पलीट्यूड, राइट, ये जो हाई गया यहाँ पर एनर्जी हाई हो जाती है, ठीक है। अब हाई एनर्जी को कैप्चर करना, लाइक जब हम वही क्या कहते हैं, इसकी वजह से जो हमारी जो सेंट्रल वर्ड है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है बाद में समझना, अच्छा ठीक है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तब हम साउंड्स देखेंगे कि साउंड्स में क्या दिक्कत आती है कि हम इंडिविजुअली उसको सेपरेट नहीं कर पाते। तो
ये जो फालतू की एनर्जी हमारे पास एक्स्ट्रा निकले इसे हम स्पेक्ट्रल लीकेज बोलते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रल लीकेज। क्योंकि पिछले वर्ड्स अगर तुम देखो पिछले किसी वर्ड का थोड़ा सा पार्ट होता है, तो इस पर्टिकुलर वर्ड को मतलब कि वर्ड या फिर लेटर, इस पर्टिकुलर लेटर या फिर फोनीम के हम क्या करना चाह रहे हैं, एनर्जी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, इसको स्पेक्ट्रल लीकेज बोलते हैं। और स्पेक्ट्रल एनालिसिस क्या बोलते हैं, जो हम इसको कन्वर्ट करते हैं ना, लाइक फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं, उस प्रोसेस को हम स्पेक्ट्रल एनालिसिस बोलते हैं। फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए, वो फीचर जो निकले उसकी जो एनालिसिस होती है उसे स्पेक्ट्रल एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो वही बात है, स्पेक्ट्रल एनालिसिस के करने के लिए लाइक इट इज़ अ टेक्निक used in spectral analysis to reduce the effect of spectral leakage, ठीक है। एंड इसका जो गोल होता है, गोल ऑफ सेगमेंटेशन इज टू आइसोलेट इंडिविजुअल फोनीम्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस, ठीक है। जबकि हमारे पास जो विंडोइंग होती है डेट उसका जो सा आइडिया रहता है डेट इज़ टू मल्टीप्लाई द टाइम डोमेन स्पीच सिग्नल विद द विंडो फंक्शन, ठीक। अच्छा, हैंड राइटिंग गंदी ही है, ठीक है, तो इसको भी साफ़ करने के लिए आई विल क्रिएट, जब हमारा एक मॉड्यूल पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा ये वाला, तो उसके लिए एक वीडियो आएगी जिसमें वन शॉट में एक स्लाइड्स में पूरी की पूरी एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। तो वहाँ पर नोट्स बना पाओगे आप इजीली, ठीक है। तो अभी के लिए जस्ट हम एक थोड़ा आइडिया ले रहे हैं कि क्या हो रहा है। सेगमेंटेशन में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल फोनीम्स, यही बताया मैंने कि हाँ हम वो पर्टिकुलर यूनिट्स से हम वो निकालना चाह रहे हैं कि फोनीम, वर्ड या फिर सेंटेंसेस, जबकि हम यहाँ पर एक टाइम डोमेन सिग्नल को एक विंडो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे इजीली स्मूदन आउट हो जाए एरियाज, ठीक है। और यहाँ पर ईच फ्रेम रिप्रेजेंट्स अ शॉर्ट segment of each signal that can be analyzed independently to extract relevant features for recognition, ठीक है। मतलब कि हर एक फ्रेम में एक पर्टिकुलर स्पीच सिग्नल का छोटा सा पार्ट रहेगा जिसे हम आगे रेलिवेंट फीचर्स का निकाल पाएँ। अच्छा, फालतू के मैं बस वही जो तोड़ में रोड वाली बात है उसको बस फालतू का एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, तो जो वही ना डिफरेंस अलग बन गए तो पॉइंट्स एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए, ठीक है। द विंडो फंक्शन इज अप्लाइड टू ईच सेगमेंट और फ्रेम obtained ड्यूरिंग सेगमेंटेशन, ठीक है। बल्कि अगर हम एक समरी में बोल लें, सेगमेंटेशन में हम बस क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पीच को छोटे छोटे मीनिंगफुल यूनिट्स में तोड़ देते हैं, जबकि विंडोइंग में क्या करते हैं हम जनरली जो भी हमारे पास छोटे छोटे पार्ट्स बने हैं इसको हम स्मूदन आउट कर देते हैं, तो जो हमारी जो स्पेक्ट्रल एनालिसिस है वो इम्प्रूव हो पाए, ठीक है। जो भी हम मतलब कि स्पेक्ट्रल एनालिसिस का मतलब वही कि हम स्पीच सिग्नल को अंडरस्टैंड करना पा रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग हम अच्छे से कर पाएँ और स्पेक्ट्रल लीकेज जो एक्स्ट्रा एनर्जी बन रही थी हमारे उस पर्टिकुलर फ्रेम में वो ख़त्म कर दें हम, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेगमेंटेशन एंड विंडोइंग एंड दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द स्पीच सिग्नल फॉर दिस पर्टिकुलर स्पीच प्रोसेसिंग मॉड्यूल। अच्छा, ये हम एक एक पार्ट को अच्छे से समझेंगे इन अपकमिंग मॉड्यूल जब हम ASR सिस्टम्स वगैरह करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हम ये पूरी पूरी स्पीच प्रोसेसिंग को कोड्स के थ्रू देखेंगे कि अच्छा कैसे कैसे करना है। मैथ्स में हम ज़्यादा घुसेंगे नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह देख लेंगे कैसे कैसे हो रहा है एंड वहीं से काम कर लेंगे। सो या